बोल मैच नहीं होंगे। ओके सर। मीन्स जी आप लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश फाइन, मतलब सही रहेगा थोड़ा बहुत इंग्लिश। यस यस यस। ओके सर। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप अपने बारे में कुछ बताइए। वेरी शॉर्ट इंटरव्यू, मतलब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू मैम। गिव अपॉर्चुनिटी self my introduction. My name is Ratnesh Kumar. I have completed graduation JP University 2018 and ओके। I have educational degree B.Ed and state qualified or I have experience 5 years teaching in coaching field, schooling 2 years, only 1 year biology and other math up to 6 to 10. ओके, इट्स गुड सर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू वी यू वांट टू बिकम अ बायोलॉजी टीचर? आप जीव विज्ञान के शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं? मीन्स आपका इंटरेस्ट या फिर। Because because I interested this subject and एंड तो मेरे घर में भैया डॉक्टर हैं और मुझे अच्छा लगता है वो पढ़ाना और पढ़ना इंटरेस्टेड लगता है क्योंकि रियल लाइफ से उसको जोड़ के पढ़ाने में मज़ा आता है हाँ, ये इसलिए। तो सबसे बड़ी बात है बायोलॉजी की। ओके, ठीक है सर। एज अ बायोलॉजी टीचर, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है, मतलब आपकी क्या ताकत है कि आप एक टीचर के रूप में अच्छे तरीके से क्लास को हैंडल कर लेंगे, या फिर मतलब आपको अपने अंदर क्या स्ट्रेंथ दिखाई देती है? मैम मेरे अंदर ये चीज़ें दिखाई देती है कि बच्चों को इजी वे में किसी भी चीज़ को या किसी भी टॉपिक को इजी वे में एज ए एग्जांपल प्रीवियस नॉलेज ऐड करके उसको मैं कुछ बेटर दे सकता हूँ और समझा सकता हूँ। तो 6 इयर्स हो गया मैम इसको करते हुए, ओके। बायो को पढ़ाते हुए, तो अच्छा से अच्छा दे सकता हूँ। ओके सर। उसको रियल लाइफ से ऐड करके और प्रीवियस ईयर से ऐड करके डायरेक्ट टॉपिक पे मिला के और फिर उसको कंसेप्ट को क्लियर में अच्छा से कर सकता हूँ। बायोलॉजी उसे एकदम बिल्कुल ईज़ी लगे, वो मेरा पूरा कोशिश रहता है बराबर। ओके सर, पर बायोलॉजी में जो हमें पढ़ना पड़ता है, उसको याद रख जी, पाना तो वैसे भी हमारे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि पढ़ना ही इतना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे अच्छे से इस बात को। जी, जी मैम। ठीक है सर। जैसे कि आप हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू अगर किसी स्कूल में ज्वाइन करते हैं, जी, जी। तो व्हाई शुड वी हायर यू? हम आपको कैसे कुछ डिफरेंट आपको समझ सकते हैं कि हमें आपको क्यों नियुक्त करना चाहिए? ओके सर। सर, व्हाई शुड वी हायर यू? हमें आपको ही क्यों नियुक्त करना चाहिए? मैम क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि बच्चों को सबसे अलग तरीके से कुछ पढ़ाने का प्रयास करें और अपने क्वालिटी हम्म। को और अपने एजुकेशन को बच्चों में इन्वॉल्व कर पाएँ, इसलिए मैम। ओके सर। जैसा कि आपने बताया कि आप बायोलॉजी को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। यस। ठीक है सर। मैं जस्ट एक टॉपिक देती हूँ आपको, आप हो सके तो ट्राई करिए इसको। किस तरह से आप एक क्लास 9th के स्टूडेंट को फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन कर सकते हैं? हुँ, उसको करें क्या मैम, पता है? हाँ, कुछ भी ऐसे डिक्टेट करके, कुछ इमेजिनेशंस के थ्रू, मतलब किस तरीके से हम क्लास 9th के स्टूडेंट, ऑफ कोर्स ये पहली बार तो पढ़ नहीं रहे होंगे, इनको इन्होंने पहले भी पढ़ा होगा, जी, तो जी। आप जस्ट समझाने की कोशिश करिए कि एक क्लास में किस तरह से आप एक इमेजिनेशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस करके तो दिखा नहीं सकते हैं ऑफ कोर्स, बट बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे और बच्चों को समझ भी आ जाए। ऐसे कैसे, मतलब इस टॉपिक को कैसे समझा सकते हैं आप? तो सिंपल मैम सबसे पहले तो गार्डन या किसी चीज़ का एग्ज़ाम्पल देंगे और ओके। किसी प्लांट को या चाहे स्मॉल प्लांट हो या बिग प्लांट हो, उसके ऊपर इशारा करेंगे कि ये क्या है। या सिंपली क्लास में छोटा प्लांट या छोटा लीव्स लेके जाया जा सकता है और वहाँ से हम्म। बताया जा सकता है कि जैसे सिंपली हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ऑब्ज़र्व करते हैं, हम्म। ठीक उसी तरह से पेड़-पौधे भी कहीं न कहीं से रेडी हुए होंगे
ये अपना भोजन तैयार करेंगे, इनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती होगी और फिर उसके बाद से को छोटा पिक पिलाएँगे। ओके सर। फिर बताएँगे कि ये जैसे हम लोग भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड है, हुँ। इसलिए हमको हेटेरोटेबल आया था, लेकिन वो क्या होता है भोजन वो खुद अपने आप से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, फिर जल की ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से वो अपनी भोजन प्राप्त हैं, खुद से बनाते हैं, दूसरों पे वो डिपेंड कराते नहीं हैं। ठीक है सर। ऐसे नहीं। ठीक है सर, थोड़ा-सा हम एकेडमिक क्वेश्चंस कुछ पुट ऑन करते हैं। जी, डिफरेंशिएट जी। बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस, इसके बारे में बताइए। माइटोसिस एंड मेयोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। मेयोसिस और समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन में ये मतलब है कि उसमें अकॉर्डिंग टू अगर गुणसूत्र से लें मैम, तो जी। समसूत्री विभाजन में जो जनक पैदा होंगे वो एकदम पेयर में ही पैदा होंगे। जैसे 22 जोड़ा अगर हुआ तो 22 44, 46 ऐसे। और सूत्री में उसके जो क्रोमो उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, वो हाफ हो जाते हैं। यानी मदर सेल से या पेरेंट सेल से जो होंगे, उसके हाफ प्रोपोर्शनल पाए जाएँगे। सर अगर बच्चे का डाउट आ रहा है कि क्रोमोसोम क्या है, तो आप कैसे समझाएँगे क्रोमोसोम? हाँ, क्रोमोसोम को समझाने के लिए मैं बताऊँगा कि जिस तरह से क्रोमोसोम क्रोमोसोम एक क्या है जिस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसमें क्रोमोसोम जो होता है अ, गुणसूत्र है जो हमारे बॉडी के लिए एकदम नेसेसरी है और वो उसमें प्रोटीन मिक्स रहता है। ऐसे समझा सकते हैं। और क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? किस आकार का होता है? ये सब कुछ? हाँ, क्रोमोसोम का आकार जो होता है स्फेरिकल होता है और हुँ। वो क्रोमोसोम जो होता है वो पाया जाता है न्यूक्लियस में मेनली इसको बोला जाता है ना, न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। ओके, ठीक है सर। उसके 3 पार्ट नेक्स्ट होते हैं। क्वेश्चन। जी। हाँ, बोलिए बोलिए मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? वन मिनट, यहाँ हम डिस्टर्ब करना चाहेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 11-12 में आ जाएगा, तो इसको ऐसे करिए, आगे बढ़िए। ये तो ओके, पीजीटी के लिए हो जाएगा ये मैम। ओके, 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 ठीक है सर। सर डबल सर्कुलेशन के बारे में बताइए। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। किसमें बताना है हार्ट में ना। जी। हार्ट में डबल सर्कुलेशन यही मैम होता है कि उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग निष्कासित करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। उसमें होता क्या है कि एक बार ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हृदय में जाता है, फिर वहाँ से अलिंद और नीले से होते हुए पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और फिर यही प्रोसेस बॉडी से जो होता है वो सर्कुलेट करके फिर हार्ट में जाता है, लंग्स के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। तो ये 2 बार होता है, यानी दाया नीले से बाया नीले में जाता है, फिर बाया अयन से दाया नीले में जाता है और फिर वहाँ से वापस नहीं आता। तो ये प्रोसेस दोहरे होता रहता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ओके सर। मेरा कुछ क्वेश्चन रहेगा टीचिंग मेथोडोलॉजी पे। जी, जी मैम, सर करें। हाउ डू यू मेक वीक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बायोलॉजी? जैसे कि क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, जी, जी, जी मैम। स्पेशली कमजोर बच्चों की संख्या खास करके थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो इस कंडीशन में आप किस तरीके से क्लास को हैंडल करेंगे और बायोलॉजी स्पेशली कमज़ोर बच्चों को कैसे समझा पाएँगे आप? तो स्पेशल देखिए मैम, कमज़ोर बच्चों के लिए तो उस पे थोड़ा-सा केयर तो सबसे पहले केयरनेस ज़्यादा किया जाएगा और डाउट उससे पूछा जाएगा या मैं खुद मुझे लगेगा कि ये डाउट है, उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको ब्रोक करके छोटे-छोटे टॉपिक में उसका बेस तैयार करके बायो को ठीक किया जा सकता है उसका। और बाकी जो जितनी भी तेज़ विद्यार्थी हैं, उनसे ज़रूर ये बोला जा सकता है कि इसको थोड़ा-सा आप कोऑपरेट करें, थोड़ा-सा इस पॉइंट को समझाएँ। या कोई क्विज़ के माध्यम से किया जा सकता है, उसको लेवल अप पे लाया जा सकता है। जी। जी मैम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल अ नॉइज़ी क्लासरूम?
क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं। अब मान जी, लीजिए जी, आप जी। कमज़ोर बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जिनको थोड़ा-सा आ रहा है या फिर जो थोड़े से शैतान टाइप के बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लास में शोर करने लग जाते हैं। तो उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे आप? ताकि बच्चे हाँ। आपकी बात को सुने भी और एक इक्वल लेवल पे सब बच्चों का नॉलेज एनहांस हो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड क्लास में सबसे जो तेज स्टूडेंट है उसको मैं खड़ा कराऊंगा। सबसे पहला मेरा हुँ। स्ट्रेटेजी यही रहता है मैम क्लास में कि जो तेज बच्चे हैं उसको मैं खड़ा कराता हूँ और उससे उसको क्वेश्चनिंग में सवाल में आंसर में उसको पहले मैं इन्वॉल्व करने का प्रयास करूंगा ताकि एग्रेसिव हो पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं करूँगा। उसके बाद देन उसी से कुछ क्वेश्चन पूछूँगा, उसके बाद से जो वीक बच्चे हैं, मैं उनसे बोलूँगा कि इसको ध्यान से सुनें, फिर मैं आपसे इसी चीज़ को रिपीट करवाऊँगा, आपसे पूछूँगा। तब आपको याद हो जाएगा। 2 से 3 बार इस चीज़ को मैं रिपीट करूँगा। जितने भी बच्चे जो मुझे लगेगा कि नहीं ये इसको रूल कर सकता है या मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, उस बच्चे को ज़्यादा मैं क्वेश्चनिंग में इन्वॉल्व करने का प्रयास करूँगा सबसे ज़्यादा। ओके सर। सर बायोलॉजी ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें स्कोप्स भी बहुत सारे हैं, है ना? हमारे पास आगे चल के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जी, जी, कि जी, हम बहुत जी। अच्छा कर सकते हैं। हाँ, 11th-12th में हमें पर्टिकुलर बायोलॉजी स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता है अगर हम इंटरेस्टेड है तो। तो हाउ विल यू मोटिवेट स्टूडेंट? हम किस तरह से मतलब आप स्पेशली किस तरह से बच्चों को प्रेरित करेंगे कि उनका इंटरेस्ट बायोलॉजी की तरफ ही हो और आगे चल के वो बायोलॉजी ही लें 11th-12th में? मैम तो सबसे पहले तो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही रहता है कि मैं अप टू 10th तक उसका जो बेस है, बायोलॉजी में उसमें इंटरेस्ट है, वैसे टीचर मिले। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि जब तक मैं कहीं क्लास लूँ, चाहे स्कूल हो, चाहे कहीं पे लूँ, तो मैं तो अपने एजुकेट के माध्यम से या उसको समझाने के माध्यम से ये प्रयास करूँगा या कोशिश करूँगा कि पहले उससे वो बायो की तरफ भागे, इंटरेस्ट रहेगा उसका। उसके लिए तरह-तरह के जैसे तरह-तरह के प्रैक्टिकल करके बताऊँगा, तरह-तरह के एग्ज़ाम्पल उसको बताऊँगा और फिर उसको 11th-12th के लिए प्रपोज़ करना है, तो उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि अगर बायो से हम करते हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर एजुकेशन से देखा जाए तो 2 तरह के फ़ायदे उसमें मैं दिखाऊँगा कि बायो से अगर हम जॉइन करते हैं, तो मैथ भी एक्स्ट्रा में रख के पढ़ सकते हैं, 2-2 फ़ील्ड हमारे लिए तैयार है। दूसरा अ, एजु उसको एजुकेशन के थ्रू थोड़ा-सा प्रोफ़ेशन से जोड़ने का प्रयास करेंगे, इकोनॉमिकली उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे कि मेडिकल में बायो से करते हैं तो मेडिकल में काफ़ी अच्छा फ़ील्ड है, बहुत जल्दी इसमें ग्रो कर सकते हैं और मेडिसिन या मेडिकल एक ऐसा फ़ील्ड है, जिसमें बहुत ज़्यादा करियर है, बहुत अच्छा करियर है और बहुत आगे तक हम ग्रो भी कर सकते हैं, ये कभी जल्दी खत्म नहीं होता है। जैसे कोविड का एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं कि कोविड में ऐसे-ऐसे हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि मेडिकल वाले कभी नहीं बैठे थे, बेरोज़गार भी नहीं हुए थे। वो काम कर रहे थे, जॉबलेस नहीं हुए थे, जॉब कर रहे थे। तो इस तरीके से मैं उसको मोटिवेट कर सकता हूँ बच्चे को, हाँ, जहाँ तक मेरा वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग है मैम। वेरी गुड सर। मतलब उसको एजुकेशन से और फिर उसको प्रोफ़ेशन से फिर उसको इकोनॉमिकली मैं ऐड करने का प्रयास ज़रूर करूँगा, जैसे एनईपी इस समय में बताता है। जी, एक्सट्रीमली गुड सर। बहुत अच्छा आपने इस क्वेश्चन को हैंडल किया। सर एक क्वेश्चन अक्सर एक्चुअली मेरा भी बायोलॉजी बैकग्राउंड ही है। तो जी, जी हमने मैम, अक्सर ये बोलिए। नोटिस किया है कि जैसे बच्चा अगर 11th-12th में बायो लेता है ना, तो जनरली हमारा सोसाइटी इवन स्कूल या फिर उसके कलीग यही समझते हैं कि ज़रूर इसका मैथ्स अच्छा नहीं है, दैट इज़ व्हाई ही और शी हैज़ चोज़न बायोलॉजी। जी, आपको जी। आपके हिसाब से क्या लगता है सही? कि क्या जो बच्चे बायो लेते हैं उनका मैथ्स सच में खराब होता है या फिर उन्होंने सच में चूज़ किया? अब इस तरह की सिचुएशन अगर क्लास में हो रही है या बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करिएगा? कैसे समझाइएगा कि नहीं, बायोलॉजी का एक अपना खुद का वर्थ होता है? थोड़ा बताइए सर। मैम मैं तो ये ही कह सकता हूँ कि देखिए बायो और मैथ समझ में आ रहा है तो बच्चे को या स्टूडेंट को या हमें या आपको मैम सबको हुँ, इंटरेस्ट उसी में आता है। तो जी। सबका एक अपना फील्ड होता है मैम। ऐसा रीज़न ये रीज़न नहीं हो सकता मैम कि वो कमज़ोर है या उसे मैथ समझ में अच्छा नहीं आ रहा है, इस वजह से आगे जाके वो चूज़ कर रहा है कि बायो ही हम चूज़ करेंगे या उसमें इंटरेस्ट है। ये तो सेकेंडरी रीज़न हो सकता है मैम। हाँ, वो डिपेंड कर रहा है कि उसके टारगेट क्या है, उसको मेडिकल फील्ड में जाना है या इस फील्ड में जाना है। बिकॉज़ ये भी मैम हो सकता है बायो चूज़ करने का क्योंकि उसके 10th स्टैंडर्ड तक मैथ का बेस जो हो, वो सही ना ना हो या उसका मार्क्स अच्छा ना आया हो क्योंकि
सोसाइटी में मार्क्स से ही जज किया जाता है। ऑफ कोर्स। ये भी रीज़न हो सकता है मैम। तो मेरे अकॉर्डिंग 2 रीज़न ये हो सकता है और फर्स्ट उसको ये अपना करियर चूज़ कर सकता है कि नहीं हम बायो से चूज़ करेंगे तो हमको मेडिकल लाइन में ही जाना है। इसलिए मैं बायो मैंने किया और मैथ को एक्सटर्न किया क्योंकि बायो वाले बच्चे एक्सटर्न मैथ रखते हैं मैम। मैं भी किया हूँ तो मैं भी रखा था। तो मैथ मेरा बेटर था और एज मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ मैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा चॉइस बायोलॉजी में ही है, उस पे कमांड ज़्यादा है। ओके, ठीक है लेकिन सर। मैम वही है कि हिंदी मीडियम में ज़्यादा है, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा लैंग्वेज में इश्यू होता है मैम। ये मेरा वीकनेस पॉइंट है मैम। सर वीकनेस नहीं होना चाहिए एक्चुअली। आपको थोड़ा-सा और मेहनत करके इस चीज़ को अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो हिंदी नहीं टैकल कर पाते हैं। इवन बहुत डिफ़िकल्ट होता है हिंदी में सब चीज़ का मीनिंग समझना, समझाना, ठीक है? तो जी, जी, जी। सो प्लीज़ इम्प्रूव इट अदरवाइज़ आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू जा रहा है। आई ट्राई अगेन मैम। मैं अभी इस पे वर्क कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम पे मैं वर्क कर रहा हूँ मैम। ओके, मैं इस पे ऑल द वर्क बेस्ट कर रहा सर। हूँ। जी। सर जैसे टीचिंग मेथोडोलॉजी में स्पेशली हम लोग का बायोलॉजी जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपके हिसाब से मतलब आप कौन-कौन से टीचिंग एड्स प्रेफ़र करते हैं? शिक्षक, सहायक, साधन, जो कि आपके क्लास को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईज़ी बना दें। आपके हिसाब से क्या मैं चीज़ बेटर है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड जो चेक करने वाला, ब्लड टेस्ट करने वाला था, वो स्लाइड अपने पास अगर हो, तो बच्चे को हुँ, आराम से ब्लड ग्रुप और ब्लड टेस्ट के बारे में बताया जा सकता है। जी। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर माइक्रोस्कोप है तो बहुत सारे ऑर्गेनिज़्म को या हमारे इसमें जो है सारी चीज़ बहुत बैक्टीरिया वगैरह भी दिखते हैं या हुँ, सेल को दिखाया जा सकता है। ये किया जा सकता है। ये प्रोसेस आराम से आदमी कर सकता है, बायोलॉजी के थ्रू अगर कराया जाए तो। इसके अलावा बहुत सारे चार्ट के माध्यम से स्कैफोल्डिंग सिस्टम को या ब्रेन को भी समझाया जा सकता है, एलिपरेटिकली उसको बताया जा सकता है। अभी में हम सोशल मीडिया या अभी डिजिटली हो गया है, तो डिजिटली हम लोग बहुत सारी चीज़ को दिखा सकते हैं कि हार्ट वर्क कैसे कर रहा है या ब्रेन कैसे उसको डिवाइड किया जा रहा है या मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, दिखाया जा सकता है क्योंकि अभी तो हमारे पास डिजिटली साधन है, तो हम यूट्यूब से भी दिखा सकते हैं ना या 3D एनिमेशन करके भी दिखा सकते हैं। जी। जी। ठीक है क्योंकि सर। अपने यहाँ तो लैब बहुत कम ही देखने को मिलते हैं और सबको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो बेटर बेटर स्कूल है, जो अफिलिएटेड स्कूल है, उसमें तो है, पॉसिबल है। मैं हुँ, प्रैक्टिकल ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल मैं ज़्यादा नहीं करा पाया हूँ, क्योंकि वैसा मुझे प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं मिला। हाँ, ओके। थ्योरिकल मैं पढ़ाया हूँ और मेरे पास जितने भी प्रिपेयर चीज़ें हैं जो उपलब्ध होता है, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध होता है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे एसजी किट किट है, तो उसको मैं हुँ, प्रैक्टिकली बता सकता हूँ। प्रेगनेंसी किट है, उसको मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूँ क्योंकि वो मेरे पास उपलब्ध हो जाता है आसानी से। क्योंकि भैया मेडिकल फील्ड से हैं, तो वहाँ से मिल जाता है। ओके। वो सारी चीज़ मैं क्लास में दिखाता हूँ। ठीक है सर, कुछ प्रैक्टिकल एंड लैबोरेटरी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपसे पुट ऑन कर रही हूँ। मेरा जी, क्वेश्चन करेंगे। है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई प्लांट एंड एनिमल सेल अंडर माइक्रोस्कोप? आप किस तरह से बच्चों को बता पाएंगे कि जो आपके पास 2 सेल्स के स्लाइड्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस करने का माइक्रोस्कोप से या ऐसे भी हम्म, बताया जा सकता है, ये क्लोरोफिल से, क्योंकि एनिमल सेल में तो क्लोरोफिल पाया नहीं जाता, प्लांट सेल में जी। क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी उसके कलर से भी बताया जा सकता है कि हाँ इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिफरेंसेस आसानी से बच्चों को समझ में आएगा मैम। ओके सर। एंड ऑस्मोसिस जो कि क्लास 9th में दिया हुआ है, आप जी, जी, इस जी। चीज को किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? अ, हिंदी में बोले तो मैम परासरण या विसरण, परासरण ना मैम। सर ऑस्मोसिस जो सेमी परमिएबल, आई एम रियली सॉरी सर क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा सा जी, 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 प्रॉब्लमेटिक है। जी मैम, आई अंडरस्टैंड मैम, मैं समझ गया। जी। हाँ, रत्नेश्वर पराशरण ही उसको ठीक है, कहते आप हैं। समझाइए सर। हाँ, हाँ, परासरण ही ना बोलते हैं इसको। तो जी, जी, इसको पराशरण। जी, जी, जी। इसको हम ऐसे समझा सकते हैं, जैसे किशमिश का फूलना हुआ, ये परासरण का एग्जाम्पल होता है। ये सांद्रता पे डिपेंड करता है।
अत्यधिक सांद्रता फिर उधर से निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा, इसी को परासरण बोला जाता है। जैसे किशमिश का फूलना हो गया, ये परासरण का एग्जाम्पल है, उसमें से इसका एग्जाम्पल है ना। ठीक है, तो परासरण जो है सर, 1 मिनट, जो परासरण होता है उसमें मीडियम जो है उसकी सांद्रता, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? बच्चों को सांद्रता मतलब क्या समझाइएगा? वाटर के थ्रू सर, वाटर के थ्रू, पानी के थ्रू। नहीं नहीं, वहाँ पे मीडियम जो आपने पानी लिया तो उसकी सांद्रता कम है या फिर ज्यादा है, ये बच्चे को आप कैसे समझाएंगे? इसको बच्चे को समझाने के लिए अब एक कोई जार वगैरह लेना पड़ेगा सर, ठीक है, और उसके बाद से उसमें कोई विलेन डाल के या कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है थिंग्स है, उसमें डाल के बताना पड़ेगा। पानी की मात्रा कभी ज्यादा कर देंगे और उसकी मात्रा कम कर देंगे, तो यहाँ हम उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता बता सकते हैं, और फिर वहां से हम बता सकते हैं कि परासरण, निम्न परासरण क्या होगा, उच्च परासरण क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि दो आपने जार लिया, एक जार में मतलब कि प्योर वाटर लिया, ठीक है, दूसरे जार में आपने वाटर लिया, उसमें आप 25% या 50% आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। जी अब जैसे मान लीजिए जार ए में आपने प्योर वाटर लिया, जार बी में आपने सॉल्टी वाटर लिया, जिस वाटर में आपने 50% सॉल्ट ऐड कर रखा। अब इन दोनों में से जब आप किशमिश डालेंगे उसके अंदर, तो किसके अंदर किशमिश स्वेल करेगा, मतलब फूलेगा? ए में या फिर बी में, और क्यों? ऑफकोर्स ए में सर, क्योंकि जी, तो वाटर एक्सप्लेन करिए ए में क्यों। है, एक्सप्लेन करिए कि ए में क्यों। ए में इसलिए क्योंकि वहाँ वाटर का जो कंसंट्रेंसी है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर उसमें किशमिश की क्वालिटी अगर ज़्यादा हो जा रही है ए में, तो ऑफ कोर्स वो नहीं कर पाएगा। इसमें मात्रा कम होना चाहिए, जो हम क्वालिटी ले रहा है सर, तो उसमें वाटर की मात्रा अगर ज़्यादा होगा और उस किशमिश की मात्रा कम होगी, तभी वो किशमिश उसमें से थोड़ा सा परासरण कर पाएगा। लेकिन वाटर की मात्रा कम हुई या किशमिश की मात्रा ज़्यादा हुई, तो परासरण उसमें कम हो पाएगा सर। जी, अभी मतलब बस किशमिश जार की ई में मात्रा की होगा। बात नहीं करेंगे, बस परासरण पे हम बात कर रहे हैं, तो हाँ यही होगा कि हाँ किशमिश जो है सर ई में रहेगा तो स्वेल करेगा, यानी कि वाटर जो है अंदर जाएगा, बाहर से अंदर की ओर, यानी हाई कंसंट्रेशन वाटर का बाहर है, किशमिश के अंदर लो है, तो इस तरह से अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। एक जी और जी। चीज बताइए, जैसे कि मान लीजिए कि ओनियन, मतलब 9th-10th में जो पढ़ाते हैं हम लोग, तो उसमें ओनियन सेल दिखाते हैं हम लोग, प्राण सेल जो है ओनियन पील से दिखाते हैं, तो ये ओनियन पील से स्लाइड बनाना अगर आपको पता है तो इसका प्रोसेस बताइए। नहीं सर, ये तो पता नहीं है, क्वेश्चन स्किप करें और आगे बढ़े सर। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे कंटिन्यू करिए मैम। ओके सर। सर अब कुछ जनरल बातें करते हैं आपसे, जैसे कि जी जी। आपका, हेलो, हाँ हाँ मैम, बोला जाए। जी सर, आपका पर्सनल मीन्स आप कौन-कौन सी क्लासेस को पढ़ाने में कंफर्टेबल हैं? अप टू 10 मैम, 6 to 10। ओके सर। एंड आपका एक्सपीरियंस आपने कितना बताया अभी? वे स्कूलिंग में, मैं स्कूलिंग में कम किया हूँ, ऐसे तो हो गया, मैं लगभग 8-9 साल हो गया बायो पढ़ाते हुए हिंदी मीडियम में, लेकिन स्कूलिंग में कम किया हूँ मैं। स्कूलिंग 1 साल ही किया हूँ बायो, और मैथ ज़्यादा किया हूँ स्कूलिंग में। बस बायो 1 साल ही किया हूँ, वही जेडीएस में। ओके सर। मतलब वो जो इंग्लिश मीडियम है, बाकी ऐसे 8 से 9 साल हो गया पढ़ाते हुए, 9-10 साल हो गया बायो पढ़ाते हुए। ठीक है सर, आपका सैलरी एक्सपेक्टेशंस कितना है? मैम सैलरी एक्सपेक्टेशन हमारे क्या नाम है कि हम अगर वैसे वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो सैलरी होगा ना, तो आप कहाँ तक एलिजिबल है वो बताएं मैम, उसके बाद तो मैं अपना बताऊँ। क्योंकि मैं सैलरी के लिए मैं मैम नहीं जुड़ा हूँ, मैं अपने आप को और प्रमोट करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और अपने आप को ग्रो करने के लिए, साथ साथ बच्चों को मैं कुछ दे पाऊँ, स्कूल को मैं कुछ दे पाऊँ, उसके अकॉर्डिंग मैं सैलरी जी किया जाऊँगा। ओके सर, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस एंड मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया। जी जी जी। सर, जैसे कि हमारे कंसल्टेंसी का रूल होता है। हेलो। रेंज रेंज मैं बता सकता हूँ, मैं रेंज अगर हाँ आपका जी। है तो बता सकता हूँ। हाँ, वही वही एक्सपेक्टेशंस नो, मैं तो पूछ वही रही एक्सपेक्टेशन में मैं वही 12 के टू 18 के। हूँ। ओके सर। ठीक है सर, एज पर आवर कंसल्टेंसी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जी आपको अपना कोई एक पर्टिकुलर ओरिजिनल सर्टिफिकेट कंसल्टेंसी को सबमिट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर जी योर फर्स्ट मंथ सैलरी
हम लोग 50% सैलरी आपको कंसल्टेंसी को डिपॉजिट करना पड़ेगा और देन आफ्टर आपको जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा वापस। आर यू जी। एग्री विद दिस? आप इससे सहमत हैं? वो नेसेसरी है मैम। क्या बोलते हैं, ये तो इससे सहमत है, क्योंकि कंसल्टेंसी के बारे में मुझे पता है, क्योंकि अभी जी जस्ट मैं पटना से घूम के आया हूँ, तो मुझे पता है। तो जी। इससे 50% वाला से तो मैं एग्री हूँ मैम, लेकिन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, वाई मैम? तो दिस इज जस्ट अ सिक्योरिटी पर्पस, आज बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और एक्चुअली देखिए, हमारी कंसल्टेंसी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं करती है कि हाँ टीचर और जो फैकल्टी है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। हम लोग एक्चुअली जब तक आप वहाँ पे रह रहे हैं या फिर जिस भी स्कूल में आपको हायर किया गया है, वहाँ पे आप जितने समय भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आपको किसी भी तरह के इश्यूज, देखिए सर, बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है। इट इज नॉट ओनली सिंपल कि हाँ हमने ज्वाइन कर लिया, हमने पढ़ा दिया एंड दैट्स ओवर। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। उस थ्रू आउट ड्यूरेशन में, थ्रू आउट जर्नी में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारी कंसल्टेंसी हमेशा आपके साथ स्टैंड रहेगी। किसी तरह का अगर मैनेजमेंट इश्यूज आ रहा है, किसी तरह का फाइनेंशियल इश्यूज आ रहा है या फिर क्या कोई पर्सनल रिक्वायर डॉक्यूमेंट मैम, क्या रिक्वायर? डॉक्यूमेंट सर, जो भी आपका कंफर्टेबल हो, आप जैसे क्लास 10th, क्लास 12th और ग्रेजुएशन, जो भी आप कंफर्टेबल हो देने के लिए। और ये बिल्कुल ओरिजिनल 100%। मैम, जी ओरिजिनल जी सर। ओरिजिनल। जी ओरिजिनल। ये बस 1 मंथ के लिए आपको सबमिट करना पड़ेगा और आपके और फर्स्ट मंथ की सैलरी के बाद आपको बिल्कुल सही सलामत वापस मिल जाएगा। दिस इज जस्ट अ सिक्योरिटी पर्पस। ओके मैम, ओके, ओके सर। आई अंडरस्टैंड। ओके, नाइस टू टॉक टू यू सर। आप कीप इट अप, अच्छा करिए, थोड़ा इंग्लिश के ऊपर फोकस करिए, अदरवाइज इट्स गुड। ओके, थैंक यू सर। थैंक्स मैम, सजेस्ट मी, एंड बहुत अच्छा लगा मैम। नमस्कार।